यहाँ का लोकतंत्र है ही झूठा, बहुमत भी झूठा है और चुनाव भी भेदभाव और पक्षपात से भरे हुए हैं। 272 सांसदों का जुगाड़ हो या जोड़ तोड़ बिठा लो, वो सरकार बना लेगा, उसका बहुमत माना जाएगा। अब 272 सांसद कैसे आएंगे, इसका कोई रूल नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई कानून नहीं है इसका। चुनाव होने के बाद एज पर डिस्क्रिशन और कन्वेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट ये बहुमत डिक्लेयर कर सकता है। तो जब प्रेसिडेंट का कन्वेंशन और डिस्क्रिशन ही है तो फिर आप चुनाव क्यों करवाते हैं? आज आपके संसद के अंदर आधे से ज़्यादा अपराधी, भ्रष्टाचारी और बलात्कारी सांसद हैं, जीते हुए सांसद। वो कैसे कानून बनाएंगे ये तो आपको सबको पता ही है। आपको सत्य बहुमत की बात है तो बहुत आसान, बहुत ही आसान है कि जैसे सांसद जीता वोटों के बहुमत से, ऐसे ही हम कहते हैं भाई जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए पूरे भारत के अंदर तो उसका बहुमत मानिए आप। आज की राजनीति के अंदर वोटर तो कमज़ोर हो गया, उसने तो अपने नेता को वोट दे के उसको सारी शक्ति दे दी, सारी शक्तिशाली अपने नेता को बना दिया। जिस राजनीतिक व्यवस्था को हमें पसंद नहीं है, जिसके अंदर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ, हम उसको वोट क्यों दे रहे हैं? ये तो बहुत साधारण सा सवाल है। मैं वोट देना तो बंद कर ही सकता हूँ ना इसको, कम से कम। जीते हुए सांसदों को खरीदो, भ्रष्टाचारियों को टिकट दो, अपराधियों को टिकट दो, बलात्कारियों को टिकट दो और उनको जितवाओ और फिर उनके समर्थन से सरकार बनाओ, तो उस सरकार की क्वालिटी क्या होगी? और नोटा का तो देखिए, नोटा तो आप बनाओ ना बनाओ, ये आपने खाली अपना टाइम बर्बाद किया है नोटा को बना के, और कुछ नहीं हुआ नोटा को बना के। वोटर जिम्मेवार नहीं बनना चाहता, इसीलिए इन पार्टियों ने ये कहीं के भी उम्मीदवार को कहीं खड़ा कर देते हैं। क्या आप ऐसी सरकार चला पाएंगे जहां पर एक भी सांसद आपकी पार्टी का है ही नहीं? क्या वो आपकी सुनेंगे? तो ये देखे आपने उसको गुलाम क्यों बना दिया, अपने प्रतिनिधि को? हाँ, पार्टी से आपने मैंने बात अपना भी कर दिया प्रतिनिधि उसको। चुना है, मैंने गुलाम थोड़ी चुना है उस नेता का। आज बीजेपी की रूल ने, बीजेपी की सरकार ने कोई बिल पास करवाया तो वो तो पूरे देश के लिए लागू है ना, चाहे वहाँ बीजेपी जीती या नहीं जीती, चाहे उसकी सरकार है या नहीं है। पार्टी का क्या हुआ? पार्टी के गुलाम है क्या हम? चलो मैंने बीजेपी ज्वाइन कर रखी है तो मैं बीजेपी का गुलाम तो नहीं हूँ। मैं अपनी बुद्धि से कोई भी बात बोलना चाहता हूँ, मैं नहीं बोल सकता। इसका मतलब वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है ना कि आप हिंदू को मुसलमान का वोट नहीं चाहिए और मुसलमान को हिंदू का वोट नहीं चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, सबको बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के अधिकार देना है, तो वो 1000 करोड़ रुपए खर्च करना ज़्यादा अच्छा है। क्या करोगे उस पैसे का? नहीं तो फिर चुनाव करवाओ, मत करवाओ चुनाव। आप करवाइए वेलफेयर। चुनाव करवाते क्यों? 5 साल में भी चुनाव क्यों करवाते? 5 साल में लोकसभा के 3 बार चुनाव हुए हैं। ये बहुमत से सरकार सीधी नहीं हुई, सरकार गिर गई, दोबारा चुनाव करवा दो। जब हम 3 जनों ने गठबंधन कर लिया तो हमारे तीनों की पार्टियों के नाम अलग अलग क्यों हैं? हमारे तीनों के झंडे अलग अलग क्यों हैं? हमारे तीनों के चुनाव निशान अलग अलग क्यों हैं? इसीलिए तो 40% लोगों ने वोट देना बंद कर दिया। जो 40% लोग वोट नहीं डालते हैं, ये नहीं है कि उन्होंने शुरू से ही वोट डालना बंद कर दिया। सबसे बेकार वोटर तो वो है जिसके वोट से सत्ता दल बना, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है या कोई भी है। गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करके और सत्ता के ऊपर कब्जा कर लो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटीजन पोस्ट मीडिया में। मैं आयुष आज आपके लिए एक ऐसी हस्ती लेकर आया हूँ स्टूडियो में हमारे, जो धरातल से उठकर आए हैं, जिनकी राजनीति को लेके बहुत ही अलग विचारधारा है। तो इनसे आज इसी विचारधारा पे हम चर्चा करेंगे। ये एक किसान परिवार से आए हैं और इन्होंने बचपन में ही ये ठान लिया था कि मैं भारत की राजनीति का एकदम नक्शा चेंज करके दिखाऊंगा। तो बिना किसी देरी के आपको मिलवाते हैं हम लोग सत्यदेव चौधरी जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद जी। तो सबसे पहले जैसे हम जब आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमारी टीम ने भी हमें बताया कि सत्य बहुमत की आप एक विचारधारा है जिस पे बहुत ज़्यादा आप फोकस्ड रहते हैं। तो क्या है ये सत्य बहुमत की विचारधारा? देखिए, सत्य बहुमत की विचारधारा समझने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको यदि आप पिछले 75-80 साल से जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था चल रही है उसके बारे में अगर आपको जानकारी हो जी। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई हमारे जो चुनाव होते हैं उसके बाद में कैसे सरकारें बनती हैं, उसका आप ठीक से स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे पाओगे। हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी लेने के पश्चात यही तो हुआ ना कि हमारे राजनेताओं ने एक राजनीतिक व्यवस्था को शुरू किया और राजनीतिक व्यवस्था में क्या हुआ कि हमने लोकतंत्र को स्वीकार किया, हमने चुनाव को स्वीकार किया
जी। कि चुनाव के अंदर हम चुनाव करवाएंगे एक राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए, पूरा एक ढांचा और तैयार किया। उस चुनाव होने के बाद हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। जनादेश की सरकार एक जनादेश, जो मर्जी बोलो, बहुमत बोलो, जनादेश बोलो, लेकिन मुझे ना तो यहाँ का लोकतंत्र झूठा लगता है, मतलब यहाँ का लोकतंत्र है ही झूठा, बहुमत भी झूठा है, और चुनाव भी भेदभाव और पक्षपात से भरे हुए हैं। चुनाव भी अच्छे, बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के चुनाव भी नहीं होते। तो इस बात को समझने के लिए कि भाई ये सरकार कैसे बहुमत से बनी, तो बात करते करते जो हमने देखा, हर चुनाव के अंदर वोट दे के देखा कि भाई सरकार बनी कैसे, तो सांसदों का जो हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको तो हम चुनते हैं अपने वोटों के बहुमत से। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो जीता हुआ उम्मीदवार बन जाता है, वो जीता हुआ सांसद बन जाता है। मैं उससे सहमत भी हूँ, क्योंकि ये एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र के अंदर मतदाताओं का ही बहुमत होना चाहिए। और इसी आधार के ऊपर जब मैंने अगले स्टेप के ऊपर गया कि भाई सरकार कैसे बनी, तो सरकार आप कहते हो जी कि ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था ये कहती है कि 543 सांसदों में से जिसके पास 272 सांसदों का जुगाड़ हो या जोड़ तोड़ बिठा लो, वो सरकार बना लेगा, उसका बहुमत माना जाएगा। अब 272 सांसद कैसे आएंगे, इसका कोई रूल नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई कानून नहीं है इसका। ये कहाँ से आया ये रूल, ये बात, ये व्यवस्था बनी कैसे, ये सवाल का असमंजस अभी तक भी बना हुआ है, जो मैं ठीक तरीके से, मेरे को कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। तो मैंने एक आरटीआई लगाई, आरटीआई चुनाव आयोग को लगाई। वो कहता है जी कि ये तो दिस इज़ नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज़ ए मैटर ऑफ लॉ। तो उसने मेरी फाइल बंद कर दी। फिर मैंने सेक्रेटरी राज्यसभा को लिखा, वो कहता है जी कि नहीं, इसका जवाब सेक्रेटरी लोकसभा देगा। सेक्रेटरी लोकसभा को लिखा तो वो कहता है जी इसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर देगा। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर कहता है जी कि इसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लॉ देगा। और ऐसे करते करते कभी होम मिनिस्ट्री में, कभी कहीं घूमते घूमते फाइल को, और लास्ट के अंदर सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के पास फाइल जाने के बाद में वो आरटीआई की, उनका जवाब ये आता है कि चुनाव होने के बाद एज पर डिस्क्रिशन और कन्वेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट ये बहुमत डिक्लेयर कर सकता है। तो जब प्रेसिडेंट का कन्वेंशन और डिस्क्रिशन ही है, तो फिर आप चुनाव क्यों करवाते हैं? चुनाव करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस मर्जी को उठाओ और आप प्राइम मिनिस्टर बना दो। और ऐसा करते भी हैं ये, चाहे लोकसभा का चुनाव लड़ो या ना लड़ो, कुछ भी करो या ना करो, पहले सरकार बना देंगे, बाद में बहुमत साबित होगा। और बाद में भी कब? 6 महीने तक। और वो भी अगर लोकसभा का मेंबर नहीं बनेगा तो आप चाहे राज्यसभा के मेंबर बना के उसको प्राइम मिनिस्टर बना दो। तो ये तो देखिए, और खरीद फरोख्त, अपराधियों को टिकट देना, भ्रष्टाचारियों को टिकट देना, बलात्कारियों को टिकट देना और उनको सपोर्ट करना और झूठे भाषण देना उनके पक्ष में, लोगों को मूर्ख बना के उनसे वोट लेके उनको जितवाना, और उनको जितवाने के बाद में उन्हीं के समर्थन से सरकार बनाना, तो वो कैसे कानून बनाएंगे वो लोग? आज आपके संसद के अंदर आधे से ज़्यादा अपराधी, भ्रष्टाचारी और बलात्कारी सांसद हैं, जीते हुए सांसद। वो कैसे कानून बनाएंगे? ये तो आपको सबको पता ही है किस तरीके के कानून बनाते हैं। वही कानून बनाते हैं, वही 6 महीने के बाद में कानून को हटा देते हैं, खुद ही तोड़ रहे होते हैं, खुद ही तोड़ देते हैं, जो मर्जी बोलते हैं, जो मर्जी। तो ये एक राजनीतिक व्यवस्था को समझे बिना आपको सत्य बहुमत की बात है तो बहुत आसान, बहुत ही आसान है कि जैसे सांसद जीता वोटों के बहुमत से, ऐसे ही हम कहते हैं भाई जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए पूरे भारत के अंदर, तो उसका बहुमत मानिए आप। आपके चाहे उम्मीदवार हार गए, हम उसके भी वोट गिनेंगे कुल वोट के अंदर, इसमें क्या बुराई है? तो आप चाहते हैं कि टोटल परसेंटेज ऑफ वोट से डिसीजन? टोटल वोट परसेंटेज आप बोलो, उसको जो मर्जी बोलो। 90 करोड़ वोटर हैं, 90 करोड़ में वोटर में 60 करोड़ वोटर वोट डालते हैं, बाकी लोगों ने वोट नहीं डाला। ये भी एक अलग विषय है, इसके ऊपर हम अच्छे से चर्चा कर सकते हैं। तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गया, जिस पार्टी को, कितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं ना, तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गया आप उसका बहुमत मानिए। तो वोट, आप ये कहना चाहते हैं कि वोट एक सिंगल फेस के ऊपर दिया जाए, एक सिंगल चेहरे के ऊपर वोट दिया जाए पूरे देश में? कि अगर अज्यूम करते हैं हम कि एक कैंडिडेट ए है जो प्रधानमंत्री के लिए लड़ रहा है और एक कैंडिडेट बी है, तो उनके प्रतिनिधियों पे ना वोट देकर जनता कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी पे वोट दे।
नहीं, सत्य बहुमत देखिए एक कंबाइंड फार्मूला है, प्रतिनिधि का भी और प्राइम मिनिस्टर का भी और सरकार के नियमों का और सरकार के कार्यक्रमों का भी। अगर आप अच्छा उम्मीदवार नहीं देंगे तो आप मेरी पार्टी को वोट भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो मेरे को मजबूरी है कि अच्छे उम्मीदवार को खड़ा करें वहाँ पे, उसको उम्मीदवार बनाना, अच्छे उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाना, ये मेरी मजबूरी है। अगर मैंने पूरे भारत के अंदर एक उम्मीदवार भी थोड़ा भ्रष्टाचारी या अपराधी बना दिया तो उसका असर पूरे देश के अंदर होगा, पूरे देश के लोग मेरे को वोट नहीं देंगे। देखिए ग्राउंड लेवल पर अगर हम लोग जाते हैं तो ऐसा अभी तक की भारत की राजनीति में कम देखा गया है। कोई बहुत ही ज़्यादा अगर कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट है तो अफेक्ट करती हैं ये चीज़ें, नहीं तो आज तक राजा भैया जैसे लोग भी लड़ते हुए आए हैं और जीतने के बाद पार्टियां उन्होंने भी ज्वाइन करी हैं। नहीं तो फिर आज आपकी सांसद के अंदर 50-60% से ज़्यादा अपराधी और भ्रष्टाचारी क्यों हैं? जीते हुए हैं ना, वो तो उन्हीं को तो जितवा रखा है आप लोगों ने, वोटरों ने ही तो जितवाया है या उनके लीडरों ने टिकट दिया, उनके लीडरों ने उसको जितवाया। हम थोड़ी कह रहे हैं कि भाई मेरा उम्मीदवार या जो मेरा प्रतिनिधि होगा चुना हुआ वो भ्रष्टाचार करे या अपराध करे, मैं तो नहीं कह रहा। जैसे वोटर हूँ मैंने वोट इसलिए थोड़ी दिया है अपने प्रतिनिधि को कि भाई ये जाके भ्रष्टाचार करे और अपराध करे कहीं पर भी। बट आपके सिस्टम के हिसाब से, अगर जितना अभी तक मुझे समझ में आया है जी, अगर जैसे एक कैंडिडेट है कोई, मान लीजिए नोएडा में कहीं से लड़ता है जी, और उसको नोएडा की जनता ने हरा दिया, हाँ, पर उसकी पार्टी को देश भर में बहुमत ज़्यादा मिला, हाँ। आपके सिस्टम से तो वो हारा हुआ कैंडिडेट भी जीत गया, जबकि वहाँ के लोकल लोगों को वो कैंडिडेट नहीं पसंद आया। नहीं, देखिए आप थोड़ा सा भ्रमित बात कर रहे हैं। जिसको वोट ज़्यादा मिला मैं उसको नहीं कह रहा कि आप उसको हरवा दीजिए, वो जीता हुआ ही रहेगा, चाहे वो निर्दलीय है, किसी भी पार्टी का है, कुछ भी है। लेकिन अगर मेरा उम्मीदवार कोई हार गया और उसको मान लो 50,000 वोट मिले तो वो वोटर भी हार गया, उम्मीदवार भी हार गया। ऐसा क्यों है हमारी राजनीति में? हम उसके वोटर के वोट, जो हारे हुए उम्मीदवार के 50,000 वोट हैं, वो हम अपनी सत्य बहुमत पार्टी के अंदर कुल वोटों में जोड़ेंगे, कुल वोटों में मिलाएंगे। अगर वो मेरे कुल वोट और पार्टियों से ज़्यादा हैं तो मैं बहुमत से सरकार बनाऊंगा। हम ये कहते हैं सत्य बहुमत के, पर इसका हम नियम बनाएंगे, कानून इस हिसाब बनाएंगे। से तो जो ज़्यादा सीटों पे लड़ेगा वो ही जीतेगा। अगर मान लीजिए कि दो पार्टियां हैं, एक पार्टी है जो 543 पूरी सीटें लड़ रही है, एक पार्टी मात्र 270-280 सीटों पे लड़ रही है और साथ में गठबंधन से लड़ रही है, हाँ, तो ऐसे में तो वही पार्टी जीत जाएगी जो 543 सीटों पे लड़ रही है, अगर उनको वोट ज़्यादा पड़ जाते हैं तो। और क्या ये राजनीतिक ढांचा कमज़ोर नहीं हो जाएगा कि कैंडिडेट किसी और का जीता है, उम्मीदवार किसी और का जीता है, सरकार कोई और चला रहा है? देखिए इस सारी व्यवस्था को समझने के लिए मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि जो भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के कानून शुरू से भी थे और बाद में भी बने, वो आपको समझना पड़ेगा। शुरू से आज़ादी के शुरू से जब हमारी राजनीतिक व्यवस्था शुरू हुई उस समय हमने बहुमत का फैसला नहीं किया। हमें नहीं पता कि बहुमत कैसे बनेगा, ये तो बाद में ऐसे अज्यूम कर लिया गया कि 272 सांसदों के बहुमत से बहुमत बनेगा। इसका कोई कानून अभी तक भी नहीं है, कोई संविधान इसका नहीं है, कोई चर्चा इसकी है नहीं कहीं पर भी। कहीं हुआ हो तो आप हमें बता दीजिए। ये तो देखिए एक एक्सेप्टेड नॉर्म है कि आधे से ज़्यादा जो जनादेश ले जाएगा वही तो आधे सरकार से ज़्यादा बनाएगा। नॉर्म अगर ये एक्सेप्टेड है सरकार बनाने के लिए तो जो प्रतिनिधि है उसको चुनने के लिए भी होना चाहिए। फिर जितने वोट पड़े उसके आधे वोट तो नहीं लिए उसने जी, फिर उसने तो ज़्यादा वोट लिए और वो जीत गया, उसके लिए तो बहुमत किसी और तरह का है और सरकार बनाने के लिए बहुमत किसी और तरह का है। और सरकार बन जाने के बाद जब आप संसद के अंदर बिलों को स्वीकार अस्वीकार करते हो उसके अंदर बहुमत तीसरी तरह का है। उसके लिए वहाँ तो पर जो अलग प्रेजेंट मेंबर हैं संसद के अंदर खाली उन्हीं के बहुमत से पास हो जाता है वो। तो ये तो किस किस तरह के बहुमत है हमें यही समझ में नहीं आ रहा। भाई एक ही तरह का तो बहुमत होना चाहिए ना। तो अगर आप एक लाइन में आपको अगर सत्य बहुमत को डिफाइन करना हो तो उस एक लाइन में आप कैसे बताएंगे सत्य बहुमत? एक लाइन का मतलब यही है जी कि एक लाइन में हम सत्य बहुमत को ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिस पार्टी के, जिस नेता के, जिस चुनाव चिन्ह के ऊपर सबसे ज़्यादा वोट पड़े पूरे देश के अंदर, आप लड़िए ना चुनाव सारे देश के अंदर, कौन मना कर रहा है आपको? क्यों नहीं लड़ते आप? क्यों गठबंधन करते हो? पैसे भी तो चाहिए ना लड़ने के लिए। नहीं, ये पैसे वाली बातें तो आज की राजनीति में चाहिए, सत्य बहुमत की राजनीति में पैसा नहीं चाहिए। वो तो लोग जितवाएंगे, लोग हरवाएंगे आपको, आपने कार्यक्रम देना है
और पैसा चाहिए तो वो तो एक अलग विषय है, देखिए आप उस विषय को मिक्स मत करिए इस बात से। तो अब जब सबसे ज़्यादा वोट आपको मिल गए, सबसे ज़्यादा वोट मिल गए तो उसको हम बहुमत मान सकते हैं ना। ठीक है। जब सबसे ज़्यादा सांसदों को हम बहुमत मानेंगे तो सबसे ज़्यादा वोटों को बहुमत क्यों नहीं मान सकते हम? ये तो एक व्यवस्था बदलनी है आपने। आप सारे दिन भर में पता नहीं कितने कानून नए नए बनाते हो, फिर उनमें संशोधन करते हो। एक बार आपने संविधान बना दिया तो उसमें 100 से ज़्यादा संशोधन आज भी हो चुके हैं और अभी भी लगातार संशोधन हो रहे हैं। वो तो जिस हिसाब की सोसाइटी में हम रहते हैं उस हिसाब से हमें चेंज करनी पड़ती है ना चीज़ें। हाँ, तो चेंज करनी पड़ती है, तो हम तो अच्छे के लिए बोल रहे हैं ना। हम तो इस भ्रष्टाचार का, गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का, खरीद फरोख्त का, अत्याचारों का, अपराधों का विरोध कर रहे हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप एक अच्छे आदमी को टिकट मत दो। अच्छा आदमी को लाओगे जब भी तो उसको वोट ज़्यादा मिलेंगे। तो ये डिसाइड करने का तो हक जनता के पास ही है ना कि कौन अच्छा कैंडिडेट है, कौन अच्छा नहीं। बिल्कुल, हम भी यही कह रहे हैं। मैं सत्य बहुमत में भी यही कह रहा हूँ कि सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो सांसद बन गया, और जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल गए पूरे देश के अंदर उसकी सरकार बनने दो। ये तो मतदाताओं को शक्तिशाली बनाने का ही फार्मूला है सत्य बहुमत। आज की राजनीति के अंदर वोटर तो कमज़ोर हो गया, उसने तो अपने नेता को वोट दे के उसको सारी शक्ति दे दी, सारी शक्तिशाली अपने नेता को बना दिया, और फिर 5 साल तक वो मूर्खों की तरह देखता रहे, फिर उसी की आलोचना करता रहेगा 5 साल तक। जब नंबर आएगा वोट देने का तो फिर उसी को वोट देगा। 75-80 सालों से मैं तो यही देख रहा हूँ। तो नहीं तो ये व्यवस्था सुधरी क्यों नहीं? आप बताइए मेरे को। कोई स्कूल की हालत देख लो, डिस्पेंसरी की हालत देख लो, किसी थाने की हालत देख लो, किसी सड़क के ऊपर देख लो, गंदगी, बीमारी, बेरोजगारी, अपराध, हवा की क्वालिटी, पानी की क्वालिटी, क्या चीज़ ठीक है आपकी यहाँ पर? बेरोजगारी इतनी हो गई, महंगाई इतनी हो गई, तो ये व्यवस्था कब ठीक होगी? फिर कैसे ठीक होगी? पिछले 75 सालों के अंदर देश के छोटे छोटे देश इतने शक्तिशाली बन गए, इतने धनाढ्य और समृद्ध बन गए, और हम 140 करोड़ लोगों का देश होने के बावजूद भी मेरे ख्याल से तो हमारा कोई स्तर है नहीं दुनिया के अंदर। वो तो एक अलग ही चर्चा का अलग विषय हो गया, कोई बात अभी नहीं। थोड़ा एक सवाल मैं आपके निजी जीवन से करना चाहता हूँ कि आप एक किसान परिवार से आते हैं, आपने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद आपने अपना एक आपकी इंपोर्ट का भी बिजनेस आएगा, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट का कपड़े, टेक्सटाइल एंड कपड़े वगैरह का। तो इतना एक डाइवर्स बैकग्राउंड होने के बाद, एक किसान बाहुल्य देश में हम हैं, किसानी का बैकग्राउंड होने के बाद आपने ये कैसे सोचा कि आपको पॉलिटिक्स में ही आना है? क्या एक कहानी है उसके पीछे कोई? नहीं, कहानी कुछ नहीं है। कहानी सिर्फ यही है कि मैंने अपने बचपन से, जब से मैं वोटर बना तब से मैंने इस व्यवस्था को वोट दिया, लेकिन क्योंकि मेरी समझ में नहीं आया कि भाई मैं वोट किसको दे रहा हूँ और भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, ये इसका जिम्मेवार कौन है। तो ये बात करते 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 मेरी समझ में आया कि कायदे से तो ये भ्रष्टाचार का जो जन्म और जो भ्रष्टाचार का कारण है वो ये बहुमत ही है। ये राजनीतिक व्यवस्था का जो बहुमत है, और उसके दोषी नेता तो हमारे हैं ही हैं, लेकिन हम मतदाता भी हैं। हम भी इसका चिंतन नहीं करते बैठ के, हम भी तो बात नहीं करते कि जिस राजनीतिक व्यवस्था को हमें पसंद नहीं है, जिसके अंदर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ, हम उसको वोट क्यों दे रहे हैं? ये तो बहुत साधारण सा सवाल है। मैं वोट देना तो बंद कर ही सकता हूँ ना इसको, कम से कम मैं वोट क्यों देता हूँ? मैं वोट देके मैं खुद भ्रष्टाचारी का एक भागीदार तो बन ही गया ना। उनको मैंने लाइसेंस दे दिया, भ्रष्ट नेताओं को, भी आप करो भ्रष्टाचार क्योंकि मैंने आपको वोट दे दिया। तो ये तो देखिए, एक पढ़े लिखा या जो भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है वो ये तो सोचेगा ना कि भाई मेरी फैक्ट्री में या मेरी घर में या मेरी दुकान के ऊपर नुकसान क्यों हो रहा है। तो उसको खोजते खोजते हमने ये दिमाग लगाया कि भाई ये बहुमत का फैसला ही ठीक नहीं है। जब बहुमत का फैसला ठीक हो जाएगा तो ये सारी व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी। आप करके देख लो। मैं 15 सालों से कितने ही पत्रकारों से, कितने ही पॉलिटिशियन से, कितने ही वकीलों से और कितने ही जीते हुए या इन सांसदों से मैं मिला। कोई आदमी, कोई नेता भी इस बहुमत के ऊपर चूं नहीं करता, बोलता ही नहीं। मैं बात करे जा रहा हूँ, अगला जवाब नहीं देता। क्यों नहीं देते भाई आप जवाब? पत्रकार पूछते भी नहीं है। पत्रकारों से मिलते हैं तो हाँ जी बात तो आपकी ठीक है, अच्छी विचारणीय बात है, चर्चा योग्य बात है, लेकिन चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई?
मैंने कोई गलत बोला है तो आप मेरे मुंह पे बोलिए कि आपने ये बात गलत बोली है, मैं उसका तर्क से जवाब दे रहा हूँ आपको। अब लोगों को अगर ये भी पसंद नहीं है कि हमारे बहुमत से सरकार बननी चाहिए, हम इसका मतलब तो ये कह रहे हैं, इससे हम सहमत हैं कि टिकटों को बेचो, जीते हुए सांसदों को खरीदो, भ्रष्टाचारियों को टिकट दो, अपराधियों को टिकट दो, बलात्कारियों को टिकट दो और उनको जितवाओ और फिर उनके समर्थन से सरकार बनाओ। तो उस सरकार की क्वालिटी क्या होगी, क्या आपको उसमें स्तर मिलेगा राजनीति का, वो हम देख रहे हैं ना अपनी आंखों से। अगर आप जो आंखों से देख रहे हो वो भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, जो सुन रहे हो वो आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो फिर तो देखिए उसका इलाज करना कोई परमात्मा ही कर सकता है। आप मेरे को ये बताइए कि सत्य बहुमत में गलती क्या है। जो आदमी ये कहता है कि मैं सत्य बहुमत से सहमत नहीं हूँ, उसकी बात करिए आप, क्यों नहीं बात करना चाहता। सही और गलत का फैसला करने तो हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, हम लोग यहाँ चर्चा करने बैठे हैं कि सत्य बहुमत चर्चा ही कर क्या रहे हैं है। हम भी। ये तो हमारी जनता ही डिसाइड कर सकती है कि सत्य बहुमत कितना सही है और कितना गलत है और उसमें क्या चीज़ रिफाइन करने की जनता, जरूरत है। आप और हम जनता ही तो हैं। आप और हम क्या है, जब आप भी वोटर हो मैं भी वोटर हूँ। फिलहाल तो मैं सिटीजन पोस्ट का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ और आप सत्य बहुजन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अभी हम दोनों जनता से परे हैं। ठीक है जी। तो अभी जैसे हमने नागपुर वाली ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा था पिछले ही इलेक्शंस में कि कुछ 2 लाख 2.5 लाख वोट्स नोटा में पड़े थे। तो मैं सत्य बहुमत में जानना चाहता हूँ कि सत्य बहुमत के अंडर आप नोटा को क्या शक्तियाँ देंगे। अगर सत्य बहुमत हम एक मास लेवल पे लागू करते हैं तो उसमें नोटा पे क्या शक्तियाँ रहेंगी। नोटा तो देखिए हमारी राजनीति के अंदर लगभग शायद 8 या 10 साल पुरानी देन है। इससे पहले नोटा नहीं था। एक एडवोकेट हैं, शायद उनका नाम है संजय पारिक, वो साकेत में रहते हैं, मैं उनसे 2-3 बारी मिला हूँ। जब ये उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने रिट लगाई कि भाई हम ये चाहते हैं कि भाई मैं किसी को भी पसंद ना करूँ तो मैं नोटा का भी मशीन में बनना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि भाई क्या आप ऐसा उस मशीन के अंदर ये नोटा का बटन लगा सकते हो। उन्होंने कहा जी हाँ ठीक है लग जाएगा। तो उसके बाद से ये नोटा शुरू हो गया। अब नोटा का क्या मतलब है क्या मतलब नहीं है, ये मैंने उनसे एडवोकेट साहब से भी बात करने के बावजूद भी वो मेरे को स्पष्टता से जवाब बोला जी अभी तक तो यही है। फिलहाल तो सिर्फ ये है कि अगर मुझे पसंद नहीं है तो मैं वोट डाल सकता हूँ, तो आपको कुछ रियल पावर उसमें नहीं। लेकिन कुछ तो पसंद होना चाहिए ना आपको। ये कोई बात नहीं हुई कि मेरे को पसंद नहीं है। अब अरे भाई क्या पसंद है फिर आपको, ये तो बताओगे। मुझे जो अवेलेबल ऑप्शंस है, मान लीजिए मैं कहीं बुफे खाने जाता हूँ, वहाँ छोले की सब्जी है, राजमा की सब्जी है, मैं लेकिन पनीर पसंद करता हूँ। अब पनीर तो मेन्यू में है ही नहीं, तो मैं एक एज अ रिस्पॉन्सिबल ईटर मैं नहीं खाना खाऊंगा। चलिए नहीं तो आप ये तो बोलोगे ना कि मुझे तो पनीर पसंद है, तो वो जो खाना खिलाने वाला है वो आपको पनीर, ये तो है नहीं कि दुनिया में है नहीं, अभी तो लेकिन मिल रहा है ना। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम भी तो नहीं है ना जिससे हम ये बता सकें कि मुझे पनीर पसंद है। हम इसी के थ्रू तो बता सकते हैं ना, उसके बाद ही तो जो लॉ मेकर्स हैं उन्हें समझ में चलिए आएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पिछले 10 साल से जब से नोटा बना है तब से आप मुझे बताइए कितनी बारी चुनाव हो चुके और हर चुनावों के अंदर नोटा के बटन हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने, क्या चुनाव आयोग ने, क्या सरकार ने, या जिन्होंने नोटा को बनाया, जिन्होंने नोटा को वोट दिया, क्या उन्होंने मिलके इसके ऊपर चर्चा करी? इसीलिए तो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि आपका आइडिया, सत्य बहुजन का आइडिया क्या है नोटा का। देखिए सत्य बहुमत का आइडिया ये है कि नोटा थोड़ी सरकार बनाएगा। आप ये बताइए जी, मान लो आपने 100% वोट नोटा को ही डाल दिए तो नोटा से सरकार कैसे बनवाओगे? सरकार तो हम लोगों ने ही बनाना है। तो मतलब है ना कि दोबारा इलेक्शन कराइए, तो दोबारा इलेक्शन करवा के फिर नोटा को वोट पड़ेगा। अभी तो अगर मुझे प्रतिनिधि नहीं पसंद आए हैं आपके, तभी तो मैं नोटा में जा रहा हूँ। अगर आप नए प्रतिनिधियों से मुझे इलेक्शन लगवाएंगे, पसंद नहीं है इसीलिए सत्य बहुमत है। जब आपने हमने चुना उसको और फिर भी आप कह रहे हो जी कि मुझे प्रतिनिधि पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है भाई? काम नहीं किया, नहीं पसंद है। काम किया या नहीं किया, आज तो वो चुनाव के मैदान में है ना, काम तो बाद में करेगा। मान लीजिए कोई पिछले 5 साल से लगा आ रहा है, देखिए उसका काम मुझे नहीं पसंद है कि ये जो भ्रष्ट राजनीतिक सिस्टम है ना हमारा पार्टियों का, ये ठीक नहीं है। ये पार्टी वाले आप वोटरों से, उस एरिया के वोटर से पूछ के उसको प्रतिनिधि नहीं बनाते। काफ़ी पार्टीज तो अभी भी सर्वे कराती हैं और सर्वे के बाद ही टिकट्स देती हैं कि कौन से कैंडिडेट हैं
मतलब अभी जो सत्ता ही रूट हमारा दल है भाजपा, वो भी ऐसे सर्वे कराती है, कांग्रेस ने भी पहले। भाजपा वालों ने देखिए कितने लोगों को, एक एरिया को, अपने एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया के लोगों को प्रतिनिधि बनाया। ये तो हर हमेशा से होता हुआ है। ऐसे नहीं होता है ना। लेकिन आप अगर यूपी के उम्मीदवार को केरला में चुनाव लड़वाओगे, या तो वो इतना इंटेलिजेंट हो या इतना बुद्धिमान हो, तो वो अपने तर्क दे, अपना कार्यक्रम दे कोई लोगों को। आपने 10 दिन पहले उसका उम्मीदवार बना दिया और उसको जितवा दिया। ये क्या राजनीति हुई? ये नहीं, मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। और नोटा का तो देखिए, नोटा तो आप बनाओ ना बनाओ, ये आपने खाली अपना टाइम बर्बाद किया है नोटा को बना के, और कुछ नहीं हुआ नोटा को बना के। तो आप क्या बदलाव चाहते हैं? अगर अगर मैं कुछ यही बदलाव चाहता हूँ कि आप वोटों के बहुमत से सरकार बनाइए। तो नोटा आप कंप्लीटली हटा देना बिल्कुल चाहते हैं? हटा देंगे। उसको रीस्ट्रक्चर नहीं करना चाहते? कोई आप हटा जरूरत ही देना नहीं है चाहते हैं? उसकी। उसका कोई मायना हो या कोई फायदा हो उसका तो बताइए। नहीं, वही मैं चाहता हूँ ना कि आप अगर उसको कुछ मायने देना चाहते हैं तो मायने दीजिए ना। हटा देने से तो कभी नहीं ये पता चलेगा कि कौन कैंडिडेट्स अच्छे हैं, कौन हटा नहीं हुआ अच्छे तो पहले भी था ना। हैं। तो हटा हुआ था तो वो समस्या आ रही थी ना, एक कि तो अब लोग, कौन सी समस्या ठीक हो गई? तो उसी समस्या को ठीक करने के लिए रीस्ट्रक्चर अगर हम कर सकें नोटा को, तो तो देखिए अभी क्या है कि आप सांसदों के बहुमत से सरकार बनानी है। हाँ, और जब हम ये कहते हैं कि भाई मतदाताओं के बहुमत से सरकार बने, तो आप अच्छे से अच्छे ईमानदार आदमियों को टिकट दोगे, टिकटों को बेचोगे नहीं, और जो योग्य व्यक्ति हैं, कार्यकुशल व्यक्ति हैं, उन्हीं को आप उम्मीदवार बनाओगे। पूरे देश के अंदर आप चुनाव लड़ोगे, गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति नहीं करोगे, खरीद फरोख्त की कोई उसमें गुंजाइश नहीं है, वोटरों को पैसा देने का, शराब देने का, ये लालच देने का भी कोई ज़रूरत नहीं है सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर। तो इसमें एक सेकेंड देखिए, जब मैंने जिस उम्मीदवार को बनाया किसी एरिया में भी, अब उसका निर्णय, और हमने उसको 2 साल 4 साल 5 साल पहले ही उसको डिक्लेयर कर दिया भाई चांदनी चौक के अंदर या इस एरिया के अंदर ये उम्मीदवार आपका 2029 में चुनाव लड़ेगा। तो वो जाए लोगों के बीच में, लोग उससे परिचित होंगे, लोग उससे संपर्क बनाएंगे, समझेंगे बूझेंगे, लोग अपनी भी तो जिम्मेवारी लेंगे ना, वोटर भी तो। बिल्कुल लेनी जब चाहिए वोटरों को पूरा चांस मिल गया, पूरे 5 साल तक आपको चांस मिल गया अपने उम्मीदवार को पहचानने का, फिर भी आप नहीं पहचानते उसको, फिर भी आप कहोगे मुझे तो पसंद नहीं है और मैं नोटा को वोट दूंगा, तो भाई मर्जी है तुम्हारी, दो नोटा को वोट। नोटा को वोट देने से अपनी समस्या हल होती है तो करवा लो नोटा से। समस्या हल तो कोई ना कोई आदमी करेगा ना, और आप ही लोगों में से करेगा। जब आपको उसमें से चुनना है, आपको उस वार्तालाप करनी है, आपको समझना है वोटर को कि भाई ये उम्मीदवार कैसा है, ये तो फिर वोटर की भी तो जिम्मेवारी है ना। तो क्या वोटर जिम्मेवार नहीं बनना चाहता, इसीलिए इन पार्टियों ने ये कहीं के भी उम्मीदवार को कहीं खड़ा कर देते हैं। तो क्या सत्य बहुमत सत्य बहुमत पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे, फाउंडर के तौर पे, क्या आपका यही स्टाइल रहता है कि जैसे अभी आप पिछले लोकसभा इलेक्शन में चांदनी चौक से लड़े, 842 वोट्स आपको पड़े, तो क्या आपने उससे पहले 5 साल ये किया था जो आपने बताया कि गए, आप लोगों से मिले, लोगों में अपनी जान पहचान कराई, क्या आपने ये स्ट्रक्चर फॉलो किया था? बिल्कुल। 15 साल से मैं इसी तरह के हैंडबिल जो मैंने छाप रखे हैं अभी, और जो मैंने अपने इलेक्शन में छापे, और जो मैंने एक बुकलेट छापी हुई है, वही मैं देता रहा सब लोगों को, और इसी विषय के ऊपर मैं बात करता रहा। मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता। कोई कहता है जी उस पार्टी का वो नेता कैसा है, मैंने कहा मुझे तो पता नहीं भाई कौन कैसा है कैसा नहीं, हम तो उसके परिणाम को देख सकते हैं, उसके कार्यक्रम को देख सकते हैं, और हम अपनी एक राजनीतिक व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये गठबंधन की सांसदों के बहुमत से राजनीति नहीं करना चाहते। हम मतदाताओं के बहुमत से मतदाताओं को शक्तिशाली बनाते हुए मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाना चाहते हैं। इसमें क्या बुराई है? अगर पूरे देश के अंदर मैंने चुनाव लड़ा और मान लो मेरा कोई भी उम्मीदवार जीता नहीं, लेकिन मेरे वोट सबसे ज़्यादा मिल गए मेरे को, ये हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। 543 सांसदों के सीटों पर मैंने चुनाव सब पे लड़ा, आप ले लीजिए, 10,000 का एवरेज भी लगा लीजिए, तो मेरे को सबसे ज़्यादा वोट मिले। औरों को सांसद तो जीत गए, उनके प्रतिनिधि तो जीत गए, लेकिन वोट कम मिले। तो बहुत ही एक साधारण सा सवाल है ना। आप ही मुझे बता दीजिए कि भाई बहुमत से सरकार बनाने का लोकतंत्र के अंदर तो ऐसे किसका अधिकार होना ऐसे चाहिए? में अगर हम लोग चलिए किताबी बातों से हटकर आएंगे जी। ऐसे में मान लीजिए किसी दूसरी पार्टी का सांसद चुनकर आया, उनके पास वो वाली बहुमत है, नंबर ऑफ सांसदों की बहुमत है, आपके पास वोटों की बहुमत है, तो क्या वो आपकी सरकार के साथ
मिलकर मिलजुल कर चलेंगे? क्योंकि देखिए, भारत की राजनीति में आज तक बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि कोई चुना हुआ सांसद किसी दूसरी पार्टी के समर्थन, अगर पैसा इन्वॉल्व है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, वो अलग चीज़ हो गई, पर ऐसे में राजनीतिक ढांचा हमारा कमज़ोर नहीं हो जाएगा? यही सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था मैं कि आपकी बात की बहुमत आपके साथ है, नंबर ऑफ वोट्स आपके ज़्यादा हैं ओवरऑल, आप ज़्यादा सीट्स पर लड़े, आप जीत गए, बट क्या आप ऐसी सरकार चला पाएंगे जहां पर एक भी सांसद आपकी पार्टी का है ही नहीं? क्या वो आपकी सुनेंगे? एक रियल वर्ल्ड की बात अगर हम करें। देखो, ऐसा है भाई साहब कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था 1947 से शुरू हुई। जी। पहला इलेक्शन शायद 1952 में बना, उससे पहले संविधान बन चुका था। तो जब उसमें कोई बहुमत का कोई फैसला नहीं हुआ, आज तक भी नहीं फैसला हुआ। आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है, आज के जो सत्ता में बैठे हुए पार्टियां हैं, वो इस बहुमत का फैसला क्यों नहीं कर देती? नहीं करती वो। और 1947 से लेकर 1975-80 तक आपके पास कोई ये व्हिप का कानून नहीं था, कोई दल बदल का कानून नहीं था, ये भी आपको जानकारी होनी एंटी चाहिए। डिफेक्शन नहीं था जी। एंटी डिफेक्शन रूल नहीं था। ये क्यों बनाया आपने? इससे पहले भी तो चल रहा था ना। उससे पहले भी तो यही था कि भाई कोई पार्टी का किसी बिल के ऊपर किसी पार्टी के मेंबर ने किसी को भी वोट दे दिया तो दे दिया। जब व्हिप का और दल बदल का कानून ही नहीं है तो उसके ऊपर कोई अनुशासनिक कार्रवाई भी नहीं होती थी। तो ये देखे आपने उसको गुलाम क्यों बना दिया अपने प्रतिनिधि को? हाँ, पार्टी से आपने मैंने बात अपना प्रतिनिधि चुना है, मैंने गुलाम थोड़ी चुना है उस नेता का। और प्रतिनिधि तो देखिए पूरे देश का है ना, वो उस पार्टी का नहीं है। ये भी एक लोगों को बड़ा भारी भ्रम है। अपने पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधि है। अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि तो वो है ही, लेकिन वो पूरे देश का प्रतिनिधि है। 543 सांसद जो हाउस में बैठे हैं, जब एक बिल पास नहीं होना है, उसमें तो उसकी राय ली जाती है ना। आज बीजेपी की रूल ने, बीजेपी की सरकार ने कोई बिल पास करवाया तो वो तो पूरे देश के लिए लागू है ना, चाहे वहाँ बीजेपी जीती या नहीं जीती, चाहे उसकी सरकार है या नहीं है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये बीजेपी का सांसद है और अगर वो आपको वोट नहीं देगा तो हम उसको हटा देंगे, यहाँ से पार्टी से हटा देंगे अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए। क्यों? तो फिर वो अपनी राय देगा कैसे? मान लो कोई उचित बात बोलना चाहता है इस बिल के विरोध में, वो भी नहीं बोल सकता वो तो। जैसे ये किसान बिल आया, किसान बिल के जो भी बीजेपी वाले जो सांसद थे, जब बिल पास हुआ एक भी सांसद ने उसका विरोध नहीं किया। किसी ने कहा कि भाई नहीं, ये बिल ठीक इसलिए नहीं है कि इसमें ये गलतियां हैं, इसको ये सुधारो, नहीं कहा किसी ने भी। और जब उसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना 1 साल 8 महीने के बाद में जो वो वापस ले लिए, तो किसी ने भी ये कहने का साहस नहीं हुआ भाई नहीं, ये बिल तो ठीक था, आपने वापस क्यों ले लिया? पर वो तो अपनी पार्टी की बात आगे रख रहे हैं ना। इसको अगर हमें, देखिए साहब, पार्टी की बात आगे नहीं होनी चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूं आपको। पार्टी का क्या हुआ? पार्टी के गुलाम हैं क्या हम? चलो मैंने बीजेपी ज्वाइन कर रखी है तो मैं बीजेपी का गुलाम तो नहीं हूं। मैं अपनी बुद्धि से कोई भी बात बोलना चाहता हूं, मैं नहीं बोल सकता इसका मतलब। गुलाम आप नहीं हैं, पर काफ़ी जगहों पे ऐसा भी तो होता है ना कि आप जीते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपके साथ पार्टी का समर्थन है। तो क्या आपकी एक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर पार्टी कोई डिसीजन लेती है, अगर मान लीजिए मेरे पिताजी कोई डिसीजन ले रहे हैं, मैं अपनी राय उन्हें प्राइवेट में दे सकता हूं, मैं पूरी दुनिया के सामने जाकर उनको नहीं बोलूंगा ना कि मेरे पापा ने तो ये चीज़ गलत कर दिया। तो हो सकता है कि शायद प्राइवेटली उन्होंने ये चीज़ें बातें की हों। पिताजी की माताजी की बात एक अलग है, लेकिन जहाँ देश की राजनीतिक व्यवस्था की बात है, जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था के जिम्मेवार हैं जो राजनीति के लोग, और पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए जो व्यवस्था उनको देनी चाहिए, अगर वो नहीं, अगर वो भी मान लो प्राइम मिनिस्टर भी हमारा अगर कोई भेदभाव करता है, पक्षपात करता है, तो हमारे को तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी सत्य बहुमत का हो या किसी का भी हो। अगर सत्य बहुमत की सरकार मान लो किसी जाति के ऊपर, किसी धर्म के ऊपर भेदभाव करती है, पक्षपात करती है, हमारे को नहीं चाहिए वो। और सत्य बहुमत की राजनीति में आप मुझे ये बता दीजिए कि खाली एक वर्ग के, एक जमात के वोट लेके आप कैसे सरकार बना लोगे? नहीं, आज की जो लड़ाई हो रही है हिंदू मुसलमान की, वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है ना कि आप हिंदू को मुसलमान का वोट नहीं चाहिए और मुसलमान को हिंदू का वोट नहीं चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप मेरे को बताइए, जिस क्षेत्र के अंदर मुसलमान बाहुल्य हैं वहाँ हिंदू कोई जीतता है क्या?
और जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ कोई मुसलमान जीतता है? क्या मुसलमान योग्य नहीं है उस एरिया में? ये भेदभाव, पक्षपात और ये घृणा कैसे खत्म होगी? तो आपको लगता है कि सत्य बहुमत जो है वो इस भेदभाव का, इस पक्षपात का निजात एक लेकर आ सकता है? 100% इसका इलाज यही है, आप करके देख लो। अच्छा, तो क्या ऐसे मेजर्स हैं सत्य बहुमत के अंदर जो इस पक्षपात को ख़त्म कर सकते हैं? मैं ये बहुत देर से आपसे काफ़ी सवाल करना चाहता था, क्योंकि आपने अपने मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ लिखी थी कि सत्य बहुमत का एक कार्य है कि जहाँ पर आप हिंदू मुस्लिम जो अभी सौहार्द ख़त्म हो रहा है धीरे 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 इस देश में, तो उसको आप लोग दोबारा से रीइंस्टेट करना चाहते हैं। तो ऐसा क्या करेंगे आप, अगर मान लीजिए जनता आपको चुनकर लेकर आती है, ऐसा क्या करेंगे कि आपकी वो पीस, वो हारमनी, वो दोस्ताना रिश्ते लोगों के बीच में दोबारा से आए? एक तो देखिए, योग्यता का और कार्यकुशलता का आधार होगा सत्य बहुमत के अंदर। भेदभाव, पक्षपात नहीं होगा। योग्य उम्मीदवार को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। और जब आप देखिए, ज़रूरत होगी मेरे को हिंदू की भी ज़रूरत है, मेरे को मुसलमान की भी ज़रूरत है, दलित की भी, आदिवासी की भी, सबकी ज़रूरत। सब लोगों के वोट में जब तक नहीं लूँगा, इसका मतलब सब लोगों के अनुसार अगर मैं कोई कार्यक्रम नहीं दूंगा तो वो मेरे को वोट ज़्यादा मिलने वाले नहीं है। बहुत सीधी बात है। और जब ज़्यादा वोट लेके लोगों ने मेरे को सरकार बनाने का बहुमत दिया, अधिकार दिया, तो फिर मैं भेदभाव, पक्षपात नहीं करूँगा। और फिर भी अगर मैं भेदभाव, पक्षपात करता हूँ तो जो एक रूल बना लेंगे कोई डिस्कस करके, भाई इतने सांसद अगर आपका विरोध करते हैं तो आप इस सरकार को हटाइए, अब दोबारा चुनाव करवाइए वोटों के बहुमत से। भाई कोई गलती तो कहीं भी हो सकती है ना। दोबारा अगर ऐसे मान लीजिए हम हर 2 साल पे इलेक्शंस कराते रहेंगे तो कितना ही ज़्यादा टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं खर्च होगा उस चीज़ पे? साहब, ये भी आपको थोड़ा ठीक से स्टडी करिए कि चुनाव करवाने में कितना पैसा खर्च होता है। एक चुनाव में हज़ारों करोड़ों पैसा खर्च हो जाता है। बूथ के लेवल पे लोगों को अपॉइंट करना, मशीन्स लेकर आना। लोकतंत्र को रिफाइन करना है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, सबको बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के अधिकार देना है, तो वो 1000 करोड़ रुपए खर्च करना ज़्यादा अच्छा है। क्या करोगे उस पैसे का? नहीं तो 1000 हर साल वो पैसा मैं वेलफेयर पे भी खर्च कर सकता हूँ। हर साल तो देखिए, तो फिर चुनाव करवाओ मत करवाओ चुनाव। आप करवाइए वेलफेयर। चुनाव करवाते क्यों? 5 साल में भी चुनाव क्यों करवाते हो? 5 साल में चुनाव इसलिए ही करवाते हैं ना कि जो वो वेलफेयर करेगा वो व्यक्ति हम चुन के लेके आ सके। तो देखिए, 5 साल में एक बार की जगह अगर आपने 2 बारी चुनाव करवा दिया, 3 बारी चुनाव करवा दिया और उससे आपकी व्यवस्था अच्छी बन गई, तो उसमें क्या बुराई है? पहले भी तो हुआ है ना ऐसा। ये तो हिट एंड ट्रायल हो गया ना। हिट एंड ट्रायल नहीं हुआ ये तो लोगों का इच्छा है, मतदाताओं की इच्छा है कि दोबारा चुनाव हो। मतदाता, अभी आपने मुझसे मतदाता कह रहा है कि दोबारा चुनाव होना चाहिए, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। अभी आपने मुझसे ये बोला 2 मिनट पहले कि अगर कोई सांसद विरोध करते हैं कि ये सरकार नहीं चल रही है, तो सांसदों वो सरकार गिरा सकते हैं अपनी। तो सांसदों का मतलब मतदाता हुआ ना जी। देखिए, जब सांसदों के बहुमत से, सांसदों के अधिकार से कोई सरकार बनी ही नहीं, उनके बहुमत से कोई सरकार नहीं बनी, मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनी, तो ये तो जब ऐसा कोई रोष आ गया जनता के अंदर, लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ये सरकार ठीक नहीं है, तो उसका कोई एक मापदंड तो बनाना पड़ेगा ना आपको चर्चा करके। चाहे वो सांसदों के माध्यम से आए, या जनता ऐसा बोले कि भाई ये सरकार ठीक नहीं है, या कोई कोर्ट ऐसा बोले कि ये ठीक नहीं है, वहीं तो आपको एक मापदंड बनाना पड़ेगा ना। और फिर दोबारा चुनाव करवाने में क्या हानि है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। दोबारा चुनाव कराने में पैसे की बहुत ज़्यादा हानि है साहब। पिछले इसी राजनीतिक व्यवस्था में 5 साल में लोकसभा के 3 बार चुनाव हुए, आपको ये भी पता होना चाहिए। हाँ, वो अंडर मतलब होते रहते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्यों हुए फिर? वो चुनाव करवाया है तो खर्चा तो उसमें भी हुआ है। एक सीट पे इलेक्शन कराने में और पूरे देश में इलेक्शन कराने में, पूरे देश में ही चुनाव हुए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 साल में लोकसभा के 3 बार चुनाव हुए हैं। ये बहुमत से सरकार सीधी नहीं हुई, सरकार गिर गई, दोबारा चुनाव करवा दो। ये जो आपके ये जो प्राइम मिनिस्टर बने वीपी सिंह, आई के गुजराल, चौधरी चरण सिंह और HD देवेगौड़ा, सब इसी तरीके से दोबारा चुनाव होते रहे। तो आप देखिए, पैसा खर्च हुआ, मैं नहीं कह रहा भाई नाजायज पैसा खर्च होना चाहिए, लोगों के वेलफेयर पर ही पैसा खर्च होना चाहिए।
हम जबरदस्ती पैसा खर्च करके अपनी मूर्खता का प्रमाण क्यों दें? जी। लेकिन जब कोई मान लो एक समस्या बन गई, उस समस्या का समाधान कैसे होगा? ये तो नहीं हो सकता ना कि भाई कोई भी आएगा और उसको बना दोगे आप प्राइम मिनिस्टर। जब लोकतंत्र आपने चुना है, लोकतंत्र को स्वीकार किया है, तो लोकतंत्र में तो फैसला चुनाव से ही होगा ना। बिना चुनाव के कैसे फैसला कर दोगे आप? इसको सांसद बना दो जी, इसको सरकार बना दो जी। अभी भी तो चुनाव से ही फैसला हो रहा है ना। तो अभी से चुनाव से फैसला हो रहा है, तो मैंने आपको इतने दोस्त तो गिना दिए इस गठबंधन की सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने के, कि वो टिकट बेचते हैं, भ्रष्टाचारियों को टिकट देते हैं, बलात्कारियों को टिकट देते हैं, झूठ बोलते हैं। तो वो चीज़ अगर हम हटा देते हैं तो तब भी क्या आप हटा दो आप, ठीक है। अगर आपके किसी भी व्यवस्था के अंदर अगर हमारे को लोकप्रिय और बिना पक्षपात के कोई अच्छी कार्यकुशल राजनीति मिलती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आपका जो कहना आज है, की जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें यदि ये भेदभाव नहीं हो, पक्षपात नहीं हो, जो अपराध ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, करिए। तो आपका जो कहना है वो इंसान के मॉरल कैरेक्टर पे, कि अगर किसी का कैरेक्टर अच्छा है, इंसान अगर एक अच्छे मोरल्स पे से आ रहा है, तो वो इलेक्शन लड़ने योग्य है। ठीक है। कैरेक्टर का मतलब यही हुआ ना जी, वो तो टेस्ट करने से ही पता लगेगा ना। बहुत से लोगों का तो पहले से पता होता है। मेरे पार्टी में पिछले 10 साल से 15 साल से मेरे साथ लगा हुआ है, तो हम उसको योग्य समझते हैं कि भाई ये चुनाव लड़ने योग्य है, और फिर उसको बीच में छोड़ देते हैं लोगों के बीच में उस एरिया के अंदर, और 5 साल 4 साल पहले ही छोड़ देंगे जी। तो वो भी लोगों से बात करेगा, लोग उससे बात करेंगे, उसका टेस्ट तो हो जाएगा। ये कोई तरीका है क्या कि आप 15 दिन पहले उसको टिकट देंगे और 15 दिन के बाद में चुनाव करवा देंगे, उसका हार जीत करवा देंगे? तो ये जब तो मैं जानता ही नहीं उस आदमी को। तो अभी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हार जीत करवाना पार्टियों के हाथ में है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल, पार्टियों का उनके नेता है, वही जिम्मेवार है, वही करवाते हैं, उसको जितवाते भी वही, हरवाते भी वही है। एज रिस्पॉन्सिबल वोटर्स को नहीं ये सोचना चाहिए, क्योंकि अगर फिर ये प्रॉब्लम तो सत्य बहुमत में भी आएगा ना, कि वोटर्स अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो उस हिसाब से तो आप जिस कैंडिडेट को आप चाहेंगे आप जितवा सकते हैं। लेकिन साहब सत्य बहुमत में ये फैसला तो हो जाएगा ना कम से कम। आज तो 75-80 साल से ये फैसला ही नहीं हो पा रहा है कि कौन भ्रष्टाचारी है, किसको हमने खरीदा, किसको बेचा, क्या किया क्या नहीं किया। आज तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। अच्छा, आपने सत्य बहुमत में ये फैसला तो हो जाएगा ना, एक बारी 2 बारी दोबारा चुनाव करवा के, जीतने के बाद, हारने के बाद में। अब ये तो देखिए, चुटकी बजाते ही तो ये काम होने वाला नहीं है, आपको ट्रायल तो करना ही पड़ेगा। ट्रायल करते 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 ये सब चीज़ें रिफाइन हो जाएंगी। अच्छा, आपके मैनिफेस्टो में मैंने ये भी पढ़ा था कि आप लोग थोड़ा सा गठबंधन के काफ़ी खिलाफ हैं। तो अब एक मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल का एक सिनेरियो, एक मॉक मान के चलते हैं, एक मूक सिनेरियो लेकर चलते हैं कि मान लीजिए मैं 3 क्षेत्रीय दल लेकर चलते हैं हम लोग, ठीक है। हम कर्नाटका में हैं, हम तमिलनाडु में हैं और हम केरला में। अलग अलग क्षेत्र के 3 दल हैं, एक कर्नाटका में है, एक तमिलनाडु में है, एक अपना इधर केरला में, ठीक है। अब हम सालों से आ रही आप ही की वाली राजनीति से परेशान हैं, जिस राजनीति से आप परेशान हैं उससे हम भी परेशान हैं। मान लीजिए हम तीनों गठबंधन करके लड़ते हैं इलेक्शन, क्योंकि किसी इलाके में मुझे ज़्यादा वोट पड़ सकता है और मुझे लगता है कि हमारा गठबंधन से पावर बढ़ेगा, तो क्या हमें गठबंधन नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं गठबंधन का सीधा सीधा मतलब ये निकालता हूँ, जब हम 3 जनों ने गठबंधन कर लिया तो हमारे तीनों की पार्टियों के नाम अलग अलग क्यों हैं, हमारे तीनों के झंडे अलग अलग क्यों हैं, हमारे तीनों के चुनाव निशान अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि हम सालों जीतने के बाद भी, देखिए, जीतने के बाद भी आप अलग अलग ही रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हो फिर आप? जब आपको मेरी नीति पसंद है, कार्यक्रम पसंद है और आप उससे सहमत हैं और मैं आपसे सहमत हूँ, फिर भी हम एक दूसरों से मिलके हम एक पार्टी के चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? ये तो मूर्ख बना रहे हैं ना लोगों को। देखिए, इसका तो बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि भारत में बहुत सी जनता ऐसी है जो शायद नाम से लोगों को ना जाने, चुनाव चिन्ह से लोगों को जानती है, चुनाव चिन्ह से पहचानती है कि ये हमारे कैंडिडेट हैं। तो हो सकता है कि कर्नाटका में मेरा जो चुनाव चिन्ह फेमस है, मैं उससे उनके रूरल एरियाज़ में लड़ूं। अब अगर मैं नए चुनाव चिन्ह से लड़ता हूं तो मुझे उसमें भी एक नया खर्चा करना है, लोगों को एजुकेट करने में कि ये देखो ये मेरा चुनाव चिन्ह है। अभी मैं 20 साल से 70 साल से लड़ता हुआ आ रहा हूँ उसी एक चुनाव चिन्ह पे, तो लोगों को पता होगा कि ये मेरा चुनाव चिन्ह है। तो अगर कहीं पर मेरी बात नहीं पहुँचती है, सिर्फ मेरा चुनाव चिन्ह भी पहुँच जाता है, तो उससे लोग मुझे रिकॉग्नाइज तो कर पाएंगे ना। लेकिन अभी 2024 के चुनाव में क्या हुआ? लोकसभा के चुनाव में
उन्होंने इंडिया वालों ने गठबंधन किए, तो वो सब लोगों ने गठबंधन करके अलग अलग निशानों से चुनाव लड़े। वहाँ उनको पता नहीं है क्या? बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद नहीं। साहब बहुत से लोगों को तो वो तो फिर एजुकेट करना सरकार का काम है। सरकार लेकिन अपने ऑपोजिशन के खिलाफ क्यों किसी को एजुकेट करेगी? क्यों नहीं करेंगे? करेंगे हम। जब मैं उसका विप का कानून खत्म करने के लिए तैयार हूँ, दल बदल का कानून खत्म करने के लिए तैयार हूँ, मेरा जीता हुआ सांसद किसी बिल के ऊपर स्वीकार करे ना स्वीकार करे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। करे, उसमें लोकतंत्र तो तभी अच्छा बनेगा ना। लोकतंत्र को अगर आपको मजबूत देखना है तो आप कैसे बनाओगे उसको, लोकतंत्र को ठीक? जब तक उसको सांसद को आज़ादी नहीं दोगे बोलने की, अपने स्वतंत्र विचार प्रकट करने की, तो कैसे बनेगा वो? लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि साहब जो भी एक चुनाव चिन्ह है, वो जो गठबंधन करते हैं उस चुनाव चिन्ह को ऐसे ही उन्होंने यूपी में भी ऐसे ही लड़े चुनाव, गुजरात में भी ऐसे ही लड़े, दिल्ली में भी ऐसे ही लड़े। सबको पता है ना कि किसको जितवाया, किसको हरवाया, किसको वोट देना है, किसको जिसने वोट देना था उसने उसी तरह से वोट दिया। अब देखिए, कुछ तो आपको फिर जो गलतियां हैं, जो कमी है, उसको सुधारना पड़ेगा आपको। इसीलिए तो आपको 5 साल का टाइम दिया जा रहा है। 5 साल तक आप अपने क्षेत्र में रहिए, डिसाइड करके अपने लोगों को एजुकेट करो। 5 साल में तो एक बार यानी 20 बार ही जा सकते हो आप अपने लोगों के साथ में, पास में। तो जिम्मेवारी जवाबदेही किसी की है ही नहीं। पर 5 साल में ज़रूरी थोड़ी है कि हो सकता है हमारी विचारधाराएं हमेशा एक नहीं रहेंगी। मेरी और आपकी विचारधारा भी अलग है, मेरी और मेरी टीम की विचारधारा भी अलग है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मुद्दे पे विचारधारा एक हो। पर अगर मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में मेरी और पार्टी एक्स की विचारधारा एक है, तो आइए लड़ लेते हैं साथ में। देखिए साहब, इस बहुमत के ऊपर तो आपको विचार एक बनाना पड़ेगा। अगर बहुमत के ऊपर आप मतदाताओं के बहुमत से सरकार नहीं बनाना चाहते हैं, तो फिर तो ये सत्य बहुमत का कोई मायना नहीं है। आप चाहे किसी भी विचार के लोग हों, मेरा आपसे कितना भी विचार भिन्न है, लेकिन भूख लगेगी तो आपको रोटी तो खानी है ना। चुनाव तो लड़ना है, किसी बहुमत से फैसला तो करना है। हम तो इस बहुमत की बात कर रहे हैं, मैं और तो कुछ कह ही नहीं रहा आपको। फिर आपको बैठ के मिल के जो भी एक सर्व कल्याण की जो बातें हैं वो हम करेंगे। इंडस्ट्री के बारे में, बिजनेस के बारे में, नौकरी के बारे में। ये तो विचार भिन्न नहीं हो सकता ना कि आप मेरे से सहमत ही नहीं है अगर सत्य बहुमत से, तो फिर आप मेरे से गठबंधन क्यों करोगे? नहीं करोगे। मैं तो सत्य बहुमत के विचार से फिक्स हूँ कि मुझे मतदाताओं के बहुमत से ही सरकार बनानी है। अगर आप इससे सहमत नहीं हैं, तो फिर आप मेरे से गठबंधन क्यों करोगे? आज भी तो नहीं कर रहे ना कितने ही लोग, बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। बस आज बीजेपी कांग्रेस से तो गठबंधन नहीं कर रही है, क्योंकि उनकी तो मूल विचारधारा अलग हाँ, है, वहाँ तो अलग है। अब उनकी विचारधारा कुछ है ही नहीं। उनकी सबकी विचारधारा ये है आज के दिन, सब पार्टियों की, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है या कोई भी है, गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करके और सत्ता के ऊपर कब्जा कर लो। बस आज के दिन तो इनकी मूल विचारधारा ये है। इसीलिए तो सब कहते हैं जी कि मुझे कोई भी पसंद नहीं है। इसीलिए तो 40% लोगों ने वोट देना बंद कर दिया। जो 40% लोग वोट नहीं डालते हैं, ये नहीं है कि उन्होंने शुरू से ही वोट डालना बंद कर दिया। शुरू में 4, 5, 6 बारी उन्होंने वोट दिया, और जब उस राजनीति से वो तंग हो गए, परेशान हो गए, फिर कहते हैं इससे कोई निकलना कुछ है नहीं, इसको वोट देना ही बंद करो, क्यों टाइम खराब करते हो अपना। बस तो वोट नहीं देना ज़्यादा अच्छा है। मैंने यहाँ तक अपने बुकलेट में प्रूफ कर दिया कि आज की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे बेकार वोटर तो वो है जिसके वोट से सत्ता दल बना, और उससे कम बेकार वो है जिसके वोट से विपक्ष बना, और सबसे अच्छा वोटर वो है जो वोट देने ही नहीं गया। मैं भ्रष्ट राजनीति का पार्टनर क्यों बनूं? आपने 18 से 25 साल वाले को वोटर बना दिया, 18 साल वाले को, और 25 साल तक चुनाव नहीं लड़ने दोगे। तो 18 से 25 साल के कितने परसेंट? 30% वोटर हैं ये। 30% वोटरों से आप वोट लेके सरकार तो बनाओगे, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेगा। ये क्या राजनीति हुई? ये तो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी की भी तो बात है। मैच्योरिटी जब वो सरकार बनाने के लिए मैच्योर है, खुद चुनाव लड़ने के लिए मैच्योर नहीं है। अभी हो सकता है कि हो सकता है कि शायद उसको उतना पॉलिटिकल मैच्योरिटी ना हो कि वो मुद्दे समझ सके। तो एक मौका दिया है हमारे लॉ ने, हमारे संविधान ने, कि तुम एक टाइम स्पेंड करो। जो आपकी वाली बात है कि आप जाओ 5 साल अपनी उस पर लगाओ। अगर मान लीजिए कोई 18 का होते ही
इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। ग्रेजुएट अभी तो हमारे यहाँ ऐसा भी है कि 18 साल की उम्र तक बच्चे बेचारे पढ़ ही पाते हैं, 12वां ही पार कर पाते हैं। उसके बाद 3 साल के अगर आप ग्रेजुएशन मानिए, क्योंकि एक तरफ हम और आप जैसे ही लोग हैं जो बात करते हैं कि हमें पढ़े लिखे नेता चाहिए, ग्रेजुएट नेता चाहिए। तो अगर मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन की भी बात करूं तो 21 साल हो गया ग्रेजुएशन करते हुए, ठीक है। 4 साल का अब ग्रेजुएशन हो गया इस देश में, 22 साल हो गया ग्रेजुएट होते हुए। उसके बाद 2 साल 3 साल तो वो जनता की सेवा में लगाएगा ना पहले सत्ता में आने से, या डायरेक्ट एकदम ग्रेजुएट हुआ, कॉलेज से निकला और इलेक्शन लड़ने चला गया। थोड़ा बहुत पॉलिटिकल समझ, थोड़ा बहुत जनता की समझ के लिए भी तो उसे समय देना चाहिए ना, कि एक कोर्ट ऑफ लॉ ने, हमारे डेमोक्रेसी ने ये हमें मौका दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि आप ही की बात को मैं बड़ा करता हूँ। आपने ही बोला कि इलेक्शन लड़ने से पहले तुम जाओ 5 साल बिताओ अपने लोगों के साथ, समझो। तो मैं तो यहाँ सिर्फ 3 साल देने को कह रहा हूँ, 22 से 25 के। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि आपको उसे वोटर बनाने की क्या ज़रूरत है। वो पॉलिटिकल ज्ञान देने के लिए तो आप उसको स्कूल में पढ़ाइए, डिबेट करवाइए इस बहुमत के ऊपर, कॉलेजों में डिबेट करवाइए, सरकार कैसे बनती है। उसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी तो कराने के लिए वोट देना होता है ना, कि वो अपना दिमाग लगा सके वोट देने के लिए। तो प्रैक्टिकल अप्रोच बनाने के लिए आपको संसद का उम्मीदवार बनना, उसका वोटर बनना क्या जरूरी है। आप भ्रष्ट नेता को वोट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, 18 साल का बच्चा। जरूरी नहीं हो सकता, जरूरी है ये। वोटर्स हैं। अरे साहब, जब आधे से ज़्यादा सांसद आपके संसद में भ्रष्ट हैं, आप कह रहे हो जरूरी नहीं है। कौन सा ईमानदार है, आप मेरे को ये बताओ। एक भी किसी भी नेता का नाम बताइए कि भाई जो ये भ्रष्ट राजनीति में सबका समर्थन नहीं करता हो। देखिए, ये तो मेरे पास इतना हक नहीं है, मेरे को भी नहीं है, लेकिन 18 से 25 साल के वोटर 30% वोटर हैं। 40% वोटर तो वोट नहीं डालते। 30% वोटर ऐसे हैं जो 18 से 25 साल के हैं। 10% वोटर ऐसे हैं जिनको शराब पिला के जहाँ मर्जी वोट डलवा लो। और जो बाकी के 10-15% वोटर जो वोट डालते हैं बिना पैसा लिए, जिसकी आयु भी ज़्यादा है, वो वोट डालने के लिए जाते समय भी और वोट डाल के आते समय भी इस राजनीति व्यवस्था की बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं। एक वोटर भी मुझे आप ये बताइए कि जो इस राजनीतिक व्यवस्था से सहमत हो। ये तो जनता पे एक बार सर्वे करेंगे तभी हम जान सकते हैं। ऐसे यहाँ से स्टूडियो में से बैठ के ये दावे मैं नहीं कर सकता। मैं भी जनता का ही आदमी हूँ जी। मेरे पास तो ना कोई राजनीतिक शक्ति है, ना कोई ऐसे दौलत है जो मैं पता नहीं कितना बड़ा प्रभावित कर दूं लोगों को। मैं भी आम जनता की तरह ही बात कर रहा हूँ। मेरी बात से आप सहमत नहीं हो तो बताइए, 18 से 25 साल वाले कितने वोटर हैं इस देश में? 30 से 40% वोटर्स हैं जो यंग वोटर्स। तो जब वो इतने वोटरों से तो आप सरकार बना सकते हो। हाँ। बाकी के वोट से वोट ही ना, और सबसे ज्यादा वोट भी यही डालते हैं। 18 से 25 साल वाले वोटर सबसे ज्यादा वोट डालते हैं जी। ये भी आप स्टडी कर सकते हो। 40% लोग वोट नहीं डालते। ये तो उन वोटर्स की गलती है ना कि वोट डालने नहीं जा रहे। क्या गलती है? वोटर तो कह रहा है कि मैंने तो 6 बारी वोट डाल चुका। मैं जब वो व्यवस्था ठीक नहीं होती तो मैं क्या करूं? तो उस वोटर को ये करना चाहिए कि अगर उसे वो व्यवस्था ठीक नहीं लगती है तो वो खुद सामने आए, खुद इलेक्शन लड़े और व्यवस्था को बदलने की बात करे। तो वही तो हम कर रहे हैं ना। अब सत्य बहुमत की बात तो हम वही कर रहे हैं जी। मैंने इस व्यवस्था को वोट डालना बंद कर दिया, गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को, और मैं खुद इस राजनीतिक व्यवस्था का भाग बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने अपने तरीके से एक सुझाव दिया कि वोटों के बहुमत से सरकार बननी चाहिए, ना कि सांसदों के बहुमत से सरकार बननी चाहिए। और उससे कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग मैं अभी तक उसको नहीं सहमत करवा पाया। वो किसी वजह से भी नहीं करवा पाया, चाहे पैसा नहीं है या हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, लोग हमारे से नहीं जुड़े उस तरीके से। हमने पीछा तो नहीं छोड़ा है ना उसका जी। तो आप कैसे लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ते हैं? क्या थोड़ा आपका कुछ मार्केटिंग कैंपेन्स हैं इस विचारधारा को लेकर और पार्टी को लेके? हम तो देखिए, जो सोचा हमने वो बोला और वो लिखा हैंडबिल्स के अंदर और वो बांटे लोगों को। जब भी जाते हैं तो हम ऐसी बात करते हैं, चर्चा करते हैं, इसकी बहस करते हैं कि भाई ये सांसदों के बहुमत से सरकार ठीक नहीं है। तो मुझे तो हमेशा ऐसा ही लगा कि भाई हाँ, मेरी बात ठीक है, वोटों के बहुमत से सरकार बननी चाहिए। एज ए वोटर आप ही मेरे को बता दीजिए कि आपके बहुमत से अगर सरकार बनती है तो क्या बुराई है? या आपका उम्मीदवार अगर मान लो आपके वोट से हार गया तो उम्मीदवार भी हार गया, आप भी हार गए। फिलहाल तो यहाँ स्टूडियो से बैठ के तो मैं ऐसा कोई भी वो बयान नहीं दूंगा कि वोटिंग व्यवस्था में क्या अच्छा है, क्या खराब। सीधी बात है, बयान दो या मत दो। अभी मैं यहाँ पर सिटीजन पोस्ट का एक रिप्रेजेंटेटिव बन के आपसे बैठा। अभी मैं एक वोटर नहीं हूँ,
अभी मैं सिर्फ एक ब्रिज हूँ आपके और जनता के बीच में, आपकी बात जनता तक पहुँचाने के चलिए, लिए, ठीक है। जनता की बात जी। आप तक लेके आने के लिए। आपने अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में चांदनी चौक सीट से चुनाव लड़ा, तो चांदनी चौक ही क्यों? ऐसे क्या मुद्दे आपको लगे वहाँ पर? मैं चांदनी चौक का, देखिए, उस एरिया के रहने वाला था। मेरे बहुत सारे परिचित आज भी वहाँ पर हैं। 8-10 साल तक मैंने वहाँ पर बिजनेस भी किया चावड़ी बाजार के अंदर। पर थोड़ा मैं उनसे ज़्यादा परिचित था, उन लोगों से, यही कारण था बस, वरना और कोई विशेष कारण इसका कुछ नहीं था। अच्छा, तो अभी क्या ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि मुझे लगता है चांदनी चौक से भी बहुत से लोग हमसे जुड़ेंगे जी, और वो जानना चाहेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि अभी जो करंट वहाँ के सांसद हैं, करंट विधायक हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं और उन्हें ध्यान देना चाहिए उन चीज़ों पर। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो व्यापारी लोग हैं उनके ऊपर जीएसटी के रूल इतने गलत हैं, इतने कठिन है वो रूल, कि उसको फॉलो करना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ तक कि उनके जो कंसल्टेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो भी उसको ठीक से नहीं कर पाते। और इतने टैक्सों की इतनी भरमार है, इतना टैक्स ज़्यादा है कि सारा पैसा तो सरकार ने उन व्यापारियों का, वो जीएसटी वालों ने छीन लिया। और जिस सड़क पर जाओगे आप वहीं टोल, जिस सड़क पर जाओगे आप वहीं ई वे बिल, बैरियर। तो वो ऐसा क्यों है? हम स्वतंत्र नहीं है बिजनेस करने के लिए। टैक्स के रेट कम होने चाहिए। जितने भी आपके ये बैरियर बने हुए हैं, टोल बने हुए हैं, ये सब नहीं होने चाहिए। तो फिर सरकार उनको बनाने का पैसा कहाँ से वापस लेकर आएगी अगर टोल्स नहीं होंगे? मान लीजिए मैंने एक 20,000 करोड़ की सड़क बिठाई 2 जगहों के बीच में, अगर मैं उस पर टोल नहीं लूँगा तो उसका मेरे पास, मैं सरकार, भारत की सरकार एक सोशलिस्ट इकोनॉमी पर चलती है, हम कैपिटलिस्ट लोग नहीं हैं। अगर जब तक सरकार हम लोगों पे टैक्स इम्प्लीकेशंस नहीं लगाएगी तब तक सरकार के पास वो वेलफेयर करने का पैसा कहाँ से आएगा? तो टैक्स तो देखिए पहले भी लेते थे ना सर। रोड टैक्स तो गाड़ी बेचते समय ही मेरे से ले लिया इन्होंने 8-10 साल का। जो 1 लीटर डीजल पेट्रोल भी डलवाया मैंने, उसमें आधे से ज़्यादा रोड टैक्स और ये सब वेलफेयर का ही टैक्स है। और ये हर उसके ऊपर इसका कोई ऑडिट तो है ही नहीं कि कितना टोल आपने ले लिया और कितना पैसा सड़क पर खर्च किया गया। तो दूसरी बात, जो टोल रोड हैं, आप मेरे साथ चल पड़ो, मैं आपको दिखाता हूँ उसकी क्या कंडीशन है। तो अब तो टोल देने के बाद क्या हालत है उन सड़कों की। अब तो सरकार ने भी ये कर रखा है ना कि आप जाइए, वीडियो बनाइए, ट्विटर पे टैग कीजिए रोड मंत्री को, वो तो गारंटी लेते हैं कि हफ्ते भर में आपकी सड़क बनवा देंगे। जब उस रोड मंत्री को दिखाई नहीं देता, उसके पास ऐसे कोई लोग नहीं है जो उसका वीडियो बना के उसको भेज दें। ये देखिए, ये तो एक, मैं समझता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा ही ऐसा हो गया कि भैया और कितना टैक्स लोगे आप? तो आप कितना टैक्स लेना चाहते हो? रोड बनाई आपने, 10,000 20,000 करोड़ रुपया लगा, तो उसका एक अनुमान तो होगा ना कि 2 साल 5 साल 10 साल तक हम टोल लेंगे। कब लोगे आप? कब तक उसके बाद 20 साल में मान लीजिए मुझे मेरा टोल से पैसा वसूल हुआ, क्योंकि मैं खुद तो नहीं बना रहा, मैं सरकार हूँ, मैं खुद नहीं रोड बना रहा, मैं किसी प्राइवेट बिल्डर के थ्रू वो रोड बनवा रहा हूँ, किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वो रोड बनवा रहा हूँ। तो मुझे उस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को भी तो पैसा देना है। और मान लीजिए वो 20 साल में मेरा पैसा गया, उसके बाद मुझे रोड के रखरखाव के लिए भी तो टोल कलेक्ट करना है। कम कर सकते हैं हम लोग, जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंक सकते ना टोल को। तो जब पहले टोल नहीं था तब क्या था? तब सड़कें नहीं बन रही थी, तो सरकार मरम्मत नहीं हो रही थी। सरकार को ये नीड महसूस हुई ना कि पैसा नहीं आ पा रहा है। अब देखिए साहब, इतना ज्ञानी तो मैं भी नहीं हूँ कि कितना टैक्स लेना चाहिए, कितना टैक्स नहीं लेना चाहिए। ये तो कोई ताकत आएगी, कोई पॉलिटिकल शक्ति बनेगी, तभी हम उसका हिसाब बना सकते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि सत्या बहुमत की राजनीति में एक एक पैसा ईमानदारी से कलेक्ट होगा, एक एक पैसा ईमानदारी से खर्च होगा, और नाजायज़ पैसा ना हम कलेक्ट करेंगे ना हम खर्च करेंगे। और लोगों को एक अच्छा, एक ऐसा मिलेगा कि भाई एक अच्छी व्यवस्था मिली उनको। जब लोगों के पास पूंजी नहीं होगी तो बिजनेस कैसे करोगे आप? इंडस्ट्री कैसे चलाओगे? पैसा तो होना चाहिए ना। और इस सब्जेक्ट के ऊपर आप बात करोगे तो और पता नहीं कितनी कितनी बातें ऐसी निकलेंगी कि जो सरकार की जिम्मेवारी है, इंटरप्रिटेशन सबके अलग अलग। हाँ जी, हाँ जी। पूरे इंटरव्यू के बीच में हम लोगों ने काफ़ी बार भ्रष्टाचार की बात हुई, भ्रष्टाचार का जिक्र हुआ। आपके मैनिफेस्टो में भी मैंने पढ़ा था कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपने बोला कि अभी तक ये मैनिफेस्टो के ही शब्द हैं कि भारत में किसी भी नेता ने भ्रष्टाचार को हटाने की बात अभी तक नहीं की। पर हम हर इलेक्शन में देखते हैं, हर रैली में देखते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा भारत देश में
अभी भ्रष्टाचार ही चल रहा है, पिछले 10 साल से 20 साल से भ्रष्टाचार पर ही सारे केसेस, सारे इलेक्शंस लड़े जा रहे हैं। और हर नेता, मैं वीडियो एविडेंसेस के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ कि हर नेता भ्रष्टाचार हटाने की बात करता है। तो एक आखिरी सवाल के तौर पे मैं आपसे ये लेना चाहता हूँ कि आपके भ्रष्टाचार हटाने के वायदे को जनता कैसे आप पे भरोसा करे, क्योंकि अभी तक 70 साल से इस चीज़ चलती आ रही है कि हर नेता आता है, भ्रष्टाचार हटाने के वायदे करके जाता है हमसे, और उसके बाद 5 साल इलेक्शन के बाद वो भूल जाते हैं कि कुछ भ्रष्टाचार नाम की भी कोई चीज़ है। तो आप पर कैसे जनता भरोसा करे कि आपका वादा जो है, अगर आप आएंगे तो भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ सच में कदम उठाए जाएंगे? देखिए, हर पार्टी, हर नेता भ्रष्टाचार का विरोध करता है और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की भी बात करता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, विडंबना ये है कि 75-80 साल बीत जाने के बावजूद भी हर चुनाव में, हर व्यवस्था में, हर बार ये 4 गुना 10 गुना भ्रष्टाचार बढ़ा। हर चुनाव के बाद में भ्रष्टाचार की ग्रोथ जो है वो 10-10 गुना, 20-20 गुना रेट बढ़ गया उसका हर चुनाव के बाद में। तो सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर तो देखिए, ये एक ऐसा व्यक्ति के ऊपर आधारित राजनीति नहीं है ना कि बीजेपी में सिर्फ नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है, कांग्रेस में राहुल गांधी जिम्मेवार है, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार है, और वो ऐसा बोलते हैं जैसे लोकतंत्र के ठेकेदार हम ही हैं। मैं हूँ तो लोकतंत्र है, मैं नहीं हूँ तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। जब सत्य बहुमत के अंदर जिम्मेवार ही मतदाता है, मतदाता के कार्यक्रमों के अनुसार ही योजना बननी है, कार्यक्रम बनने हैं, तो भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश तो देखिए, सरकार जब लोग चाहेंगे कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तो भ्रष्टाचार खत्म करने का तरीका यही है ना कि जो लोगों की जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा किया जाए, और ठीक टाइम पर पूरा किया जाए। आपके बच्चे को अगर स्कूल में भर्ती मिल जाएगी तो फिर आपको पैसा देने की क्या ज़रूरत है स्कूल के अंदर? वो तो सरकार की जिम्मेवारी है। हॉस्पिटल के अंदर अगर आपका इलाज ठीक हो रहा है तो सरकार की जिम्मेवारी है। थाने में कोई भी शिकायत करना, रिपोर्ट करना, कोर्ट में केस ठीक से फैसला करवाना, वो तो सरकार की जिम्मेवारी है। ये तो मेरा कोई प्रबंधन नहीं है ना, थाने का मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, कोर्ट का मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, पर्सनल तो जिम्मेवारी नहीं है ना कुछ भी, वो तो एक व्यवस्था है और वो सब उनकी इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी वो काम नहीं करते, इसीलिए तो चक्कर पड़ा हुआ है ना। तो जब वो ठीक हो जाएगा तो कैसे सुधारेंगे आप? सवाल ये तो देखिए, मैंने आपको बताया ना, अभी जब ताकत मिलेगी तो उसकी योजना बनाएंगे, योजना बनाएंगे तो उसका कार्यक्रम ठीक बना देंगे। यही चीज़ें तो अभी जैसे कांग्रेस अभी ऑपोजिशन में, वो सेम चीज़ वो भी यही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। वो कांग्रेस को तो हमने 60 साल तक हमने देख लिया उसको पावर देके। कांग्रेस 60 साल तक कांग्रेस ही रूल में थी केंद्र की, और पता नहीं कितने स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट थी, तब क्यों नहीं किया इन्होंने? और आज कैसे कर देंगे ये? जब आज कांग्रेस की मान ली 50 की जगह 100 सीटें, 100 सांसद बन गए इनके, थोड़े और 25-50 और जीत जाएंगे तो इनके साथ लोग चिपक जाएंगे सब। अब आप ये बताइए कि बिना खरीद फरोख्त के ये सांसदों को इकट्ठा कर देंगे क्या? अब आप फिर कहोगे ये नहीं कि मैं तो इसका मैं तो इस चीज़ पे जवाब नहीं दूंगा। नहीं, मैं इस चीज़ पे नहीं बोल सकता। मैं किसी पे भी यहाँ से बैठ के इल्ज़ाम नहीं लगा सकता जब तक मेरे पास कोई तथ्य नहीं है। तथ्य कैसे नहीं है? तथ्य तो है ही कि सब नेताओं ने, सब पार्टियों ने खरीद फरोख्त करके इन सांसदों को जोड़ के बहुमत से सरकार बनाई है। इसमें क्या चीज़ आपको प्रूफ करनी है? तो आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने जो सरकार बनाई है अभी, वो नेताओं की खरीद फरोख्त से बनाई है? 100% इल्ज़ाम लगा रहे हैं भाजपा। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, जो सच्चाई है वो पेश कर रहा हूँ आपके सामने। मतदाताओं के बहुमत से सरकार नहीं बनती। देखिए, अभी जो कर्नाटक में चुनाव हुआ था, उससे पहले जो कर्नाटक में चुनाव हुआ था, 3-4 बार सरकार गिरी वहाँ पर। नहीं, मैं अभी जो चुनाव हुआ कर्नाटक में, कब हुआ था? 2024, 23 या 22 में हुआ था ना? 23, हाँ। जो उससे पहले 5 साल पहले 17 या 18 में, येदियुरप्पा जी वाली जो सरकार थी, हाँ, जो भी थी, उसके अंदर आप इलेक्शन कमीशन की साइट निकाल के देख लो, कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे उनके, लेकिन विधायक कम थे, और बीजेपी को वोट कम मिले थे लेकिन उनके विधायक ज़्यादा थे। तो उनकी तो सरकार नहीं बनी, कांग्रेस की तो वोट ज़्यादा होने के बावजूद भी। ये एक प्रमाण है ना अपने आप में। ये खरीद फरोख्त तो, और उन्होंने कैसे सरकार बनाई थी? इनको तोड़ लो, इनको फोड़ लो, इनको तो गठबंधन से, बस गठबंधन से ऐसे सरकारें बनाई। वो गठबंधन फ्री में हो जाएगा क्या? जब क्लियर मेजोरिटी किसी के पास नहीं है तो गठबंधन तो लोग करेंगे। क्लियर मेजोरिटी की आप परिभाषा बताइए ना।
ये सवाल तो फिर मेरा है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्लियर मेजोरिटी की परिभाषा क्यों नहीं बना रखी? बनाइए, आप बनाओ कि भाई सांसदों के बहुमत से हम तो सरकार बनाएंगे। कहो आप जी कि हम तो भ्रष्टाचारियों को टिकट देंगे, कहिए हम तो बलात्कारियों को टिकट देंगे, कहो जी हम तो टिकट ये जीते हुए सांसदों को खरीदेंगे फिर बहुमत बनाएंगे। बनाओ कानून, कानून बना दोगे तो हमें भी मंजूर है उस बात को, हमें क्या दिक्कत है। जब आप नहीं बनाते कानून तब हम बात कर रहे हैं ना सुझाव की। हम चुनाव आयोग को सुझाव लिखते हैं, वो मानता नहीं है उस बात को, और पता नहीं कितनी कितनी बातें हैं। ना हमारे को चुनाव चिन्ह देता है, ना हमारे को रिकॉग्नाइज करते हैं। वो पार्टी रजिस्टर करके छोड़ दी, चुनाव नहीं लड़ने वालों को तो चुनाव चिन्ह दे रहे हैं और चुनाव लड़ने वालों को चुनाव चिन्ह नहीं देते। तो क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करता आपको? वो कुछ कहते हैं कि आपने reason दिया 1% वोट नहीं लिए, ये कारण बताते हैं, वो रूल बताते हैं कोई। तो ये तो एक नियम है ना, मान लीजिए अगर 1% नियम, आप उस नियम को बदल दो, कोई एक्ट थोड़ी है ये पार्लियामेंट का। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो, नहीं है, बट आप ही की बात है कि जनादेश अगर नहीं मिला तो उस व्यक्ति को फिर चुनाव चिन्ह क्यों वो देना? तो साहब उसने इलेक्शन कमीशन ने बनाया हुआ है ना ये रूल, तो जनादेश ने रूल थोड़ी बनाया है। जनादेश ने नहीं बनाया, पर जनादेश को ध्यान में रखते हुए तो बनाया गया है ना कि अगर आपको 1% वोट नहीं मिला नहीं, आप तो देखिए, इसका मतलब यही है ना कि जनता शायद आपसे खुश नहीं है या आपकी जनता खुश नहीं है, जनता ने नहीं दिया वोट मेरे को। आज बीजेपी वाला क्यों हार गया अपने क्षेत्र के अंदर, ये बताइए। जनता ने वोट नहीं दिया, जनता खुश नहीं नहीं दिया, है बस बात खत्म हो गई। तो इसमें बीजेपी क्या करेगी? कुछ मैं नहीं क्या कर करूँगा? मेरा काम था, मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, मैंने विचार दिया, आज लोगों के बीच में गया, मैंने नामांकन भरा, वो सारी प्रक्रिया मैंने पूरी कर दी, अपनी विचारधारा को छाप के लोगों के बीच में दे दिया। अब लोगों ने वोट नहीं दिया मेरे को, तो मैं क्या करूं इसमें? मेरे को इसका मतलब चुनाव चिन्ह नहीं दोगे आप? तो ये तो एक नियम है उनका, वो ये अरे तो भाई, नियम, इस चीज का हम लोग डिबेट नियम नहीं को तो करने आप बैठे बदल, हैं यहाँ पे। नियम को तो आप बदल सकते हो, ठीक है ना? कुछ सोच के ही बनाया होगा ना उन्होंने। क्या सोच के बनाया ये आप आरटीआई डालिए, जब पूछिए उनसे कि डाल क्यों दिए, बनाया है। सब आरटीआई डाल दी, कोई जवाब नहीं देते वो लोग, सब चिट्ठियां लिख रखी हैं। आप देखिए, जो जिसने आज पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवाई उसने तो एक बारी भी चुनाव नहीं लड़ा ना, नहीं, उसको चुनाव चिन्ह दे रहे हैं। वो कहते हैं 2 बारी हम देंगे, तीसरी बारी नहीं देंगे। तो 2 बार में जो पता चल चुनाव- जाएगा ना कि जनता की पसंद है या नहीं है। जनता की पसंद हो या ना हो, मैं तो लेकिन लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ ना। जनता की पसंद हो या ना हो उसका मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, वो तो जनता जिम्मेवार है। पर आपने जैसे बोला कि 2 बार वो देंगे, अब थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम लोग इंटरव्यू यहाँ पे। हाँ, आप ही के मैनिफेस्टो में था कि हम 2 बार से ज़्यादा किसी को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी ऐसा पद नहीं लेने देंगे। अगर 2 बार कोई कैंडिडेट हारा आपका, या तो तीसरी बार क्या आप उसको लड़ाएंगे फिर से? भाई देखिए, अगर हमने ये रूल बना दी, ये मतलब एक विचारधारा बना दी कि 2 से ज़्यादा बार टिकट नहीं देंगे, हम उम्मीदवार नहीं बनाएंगे, तो नहीं देंगे तीसरी बारी। तो फिर प्रधानमंत्री, तीसरी मुख्यमंत्री- बारी में फिर चिन्ह की जरूरत ही क्या पड़ेगी ना? अगर आपका कैंडिडेट ही नहीं है, आपको 1% वोट नहीं पड़ा, तो तीसरी बार में चिन्ह की जरूरत ही क्या पॉलिटिकल रहेगी? पार्टी देखिए चुनाव कैसे लड़े। आज मेरी पार्टी का अगर आज पहली बारी उम्मीदवार आया और मैंने पहली बारी उसको टिकट दी, चुनाव चिन्ह तो उसको भी नहीं मिलेगा। हाँ, आप इस बात को भ्रमित मत करिए। और मैंने आज पार्टी बनाई, आज ही मेरे को वो चुनाव चिन्ह दे रहे हैं। 2 बारी मेरे को भी दे चुके, तो 2 बार के लिए आपको मिलेगा चिन्ह। दे चुके मेरे हाँ, को, तो वही तीसरी बारी नहीं दे रहे। अब मैं चुनाव कैसे लड़ूं? आप ये बताइए, मैं अपनी बात को लोगों के बीच में कैसे रखूं? या बीजेपी ने मान लो जहां चुनाव नहीं लड़ा, वो उनका जो कमल का फूल है वो किसी और को दे दो, बीजेपी को ही देना क्या जरूरी है? वो तो उनका रजिस्टर्ड पार्टी है ना, वो तो पूरा पार्टी का सिंबल है। रजिस्टर्ड तो मेरी भी है, बट आप, रजिस्टर्ड पार्टी तो मेरी भी है। पर अगर हम लोग बात करें पूरे देश में, भाजपा को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को 1% से ऊपर वोट तो मिल रहा है ना, तो इसका मतलब है कि जनता में एक तबका है, 1% तो तबका है 140 करोड़ की ये जनता में। लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। आप इसको अपने मर्जी से जो मर्जी रूल बना लो, जो मर्जी बना दो, जो मुझे थोड़ा लगता है कि ये इंटरप्रिटेशन का रूल है। आपका इंटरप्रिटेशन शायद मेरे इंटरप्रिटेशन से अलग है। इंटरप्रिटेशन यही है कि जो चुनाव लड़ रहा है उसको चुनाव चिन्ह दो, बस। चाहे हर बारी चुनाव चिन्ह बदल दो, लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले कुछ तो दोगे ना उसको चुनाव चिन्ह। ये क्या हुआ कि 10 दिन पहले चुनाव चिन्ह देंगे? 10 दिन के अंदर अंदर हमारे जैसा आदमी कैसे जाएगा लोगों के बीच में? नहीं जा सकता। बट अगर 5 साल तक आपने, आप ही की बात को बड़ी करता हूँ कि 5 साल तक आपने अगर काम किया उतना,
तो मुझे लगता है कि 10 दिन काफ़ी होगा आपको अपना चुनाव चिन्ह लोगों तक पहुंचाने में, क्योंकि लोग नहीं। आपकी फेस वैल्यू पर वोट देंगे आपको। ऐसा नहीं अगर है साहब, आपका 10 दिन- फेस 5 साल में वैसा बन चुका है, जो 10 आप ही की दिन- बात को मैं बड़ी कर रहा हूँ कि आपने 5 साल दिए जनता में चांदनी चौक की। 10 दिन का समय बहुत कम होता है। 10 दिन का समय कोई समय ही नहीं है सर, कहीं किसी देश के अंदर भी नहीं है ऐसा। तो 6-6 महीने 8-8 महीने 1-1 साल लगाते हैं चुनाव लड़ने के अंदर। चलिए अभी चलिए, समय की हमारे पास थोड़ा सा कमी है, तो जी। इस पर यहीं से हम जी, चर्चा जी। दोबारा फिर कभी कभी किसी मिलेंगे और आपसे, उठाएंगे, फिर- किसी और दिन। आप जब मर्जी मेरे को बोलना, मैं फिर आऊँगा जी। आपके पास, फिर तो- बात करेंगे। ये थे हमारे साथ सत्यदेव जी, सत्य बहुमत पार्टी से। अगर मैंने कहीं पर बहुजन बोला तो उसके लिए मैं बहुत नहीं। माफ़ी आपसे मांगता हूँ, जी, जी। आपसे भी मांगता हूँ और जनता धन्यवाद, से भी धन्यवाद, मांगता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत तो नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस के लिए आप देखते रहिए सिटीजन पोस्ट। मैं आयुष विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद।